हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, जो सुमित सर हैं वो किसी कारण की वजह से आज बाहर हैं एंड आज वो एडिटोरियल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो आपके साथ एडिटोरियल डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के सेशन के अंदर जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उसमें पहला आर्टिकल होगा लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझेंगे। साथ ही साथ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉलेज रिपब्लिक के बारे में। इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जो जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी अच्छे से सुनिएगा। इसके साथ ही हम तीसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन के जो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसके अंदर, उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, देखो जैसे हमारे प्रीलिम बूस्टर हो गया, ठीक है ना, साइंस टेक वीकली हो गया, इकोनॉमी वीकली, इस तरह के जो अलग अलग वीडियोस आती हैं वो ओनली ऐसे एक्सटेंडेड चैनल पर डाली जाती हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ पर भी इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो। प्रीलिम बूस्टर जो आज का है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि डल चुका है। स्टार्ट करते हैं आज की कोट ऑफ द डे के साथ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, हर्ट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, एनीथिंग वी प्लांट, लव, फियर, हेट, होप, रिवेंज, जेलेसी, इट श्योरली ग्रोज एंड बियर्स फ्रूट, वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू हार्वेस्ट। देखो, जो हमारा दिल है ना, एक बड़ा ही अच्छा फर्टिलाइजर है। जो भी हम प्लांट करते हैं ना उसका फ्रूट निकल कर ही आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे आजकल टाइम पे हमें देखने को मिलता है ना कि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। नक्सलिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरह से ना हमारे अंदर का जो इनर पीस है वो खत्म हो चुका है और हमारा हर्ट भी उस तरह से बन चुका है। आज के टाइम पे हमें बहुत सारी जैसे ग्रीडीनेस लोगों के अंदर देखने को मिलती है, उसके हमें कंज्यूमरिज्म का जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने को मिलते हैं। इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो वायलेंस हो गया, थेफ्ट हो गया, करप्शन हो गया, रेप हो गया, जो सारे नेगेटिव इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे दिल से ही स्टार्ट हुई है। जो भी हम इसके अंदर प्लांट करते हैं उसका डेफिनेटली फ्रूट निकलता ही है। अगर हमें दुनिया के अंदर रिलीजियस हार्मनी को लेकर आना है, उसको प्रमोट करना है, उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे हार्ट के अंदर पीस हो, हमारे हार्ट के अंदर लव हो। अगर उसको हमने प्लांट किया डेफिनेटली फ्रूट आएगा। और अगर आज के टाइम पे आप नोटिस कर रहे हो, जो मेंटल हेल्थ है ना, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। और मेंटल हेल्थ भी इसी से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर हमारे दिमाग में हेट रहेगा, अगर रिवेंज जैसी फीलिंग आएगी, जेलसी जैसी फीलिंग आएगी, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उससे इंपैक्ट होती ही होती है। तो अगर खुश रहना है तो दिल में एक अच्छा फर्टिलाइजर है, उसके अंदर अगर हम लव प्लांट करेंगे तो उसके आपको फ्रूट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हिटलर का देख सकते हो कि किस तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने अच्छी चीजें प्लांट करी एंड उसके फ्रूट्स भी उनको बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। एक मैं थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक एक्चुअली फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। तो इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि वो एक जगह पे गए, ठीक है, एक रेस्टोरेंट के ऊपर गए। तो वहां पर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा था। तो एक उन्होंने टेबल शेयर किया दो बच्चों के साथ जो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे। तो इस पर्टिकुलर जो दो बच्चे थे ये पिज्जा खा रहे थे बेसिकली। इन्होंने इनको ऑफर किया कि आप भी हमारे साथ इसको खाइए, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो बच्चे इस चीज के लिए कई महीनों से पैसे सेव कर रहे थे, थोड़े से पैसे सेव कर रहे थे, उन्होंने इनको ऑफर किया। तो इनके दिल में क्या थी? एक तरह की एम्पैथी थी, या रेदर आई शुड से एक शेयरिंग का भाव था। ऑन द अदर हैंड, इन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया एंड डेफिनेटली इन्होंने बाद में इनको कुछ ट्रीट्स, कुछ चॉकलेट्स वगैरह दी। तो ये क्या शो करता है? ये क्लियरली शो करता है कि जो भी चीजें हम अपने यहाँ पे प्लांट करते हैं, जिस भी तरह से अगर हम चाहते हैं कि प्यार को प्लांट करना, तो उसका फ्रूट डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इंस्टांसेस हमारी रियल लाइफ के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जो क्या बताते हैं कि अगर हमें इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है, उसके लिए हर पर्सन को छोटे छोटे एफर्ट्स भी डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है इंडिया मस्ट बिकम अ नॉलेज रिपब्लिक। आप इसको जीएस पेपर 4 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, आप सभी ने पॉलिटी के अंदर रिपब्लिक का मीनिंग पढ़ा होगा। रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जहां पर जो लोग होते हैं या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास पावर होती है। कहने का मीनिंग, जैसे मोनार्की वगैरह का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। आप जानते हो ना, इंडिया के केस में जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो नॉलेज रिपब्लिक क्या है? देखो, इसको थोड़ा हम समझते हैं। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था कि एक एनआरआई, जो प्रोमिनेंट एनआरआई है, उनके द्वारा बोला गया है कि इंडिया को वर्क करना चाहिए नॉलेज रिपब्लिक बनने की तरफ। तो देखो, नॉलेज का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के आने वाले फ्यूचर के अंदर। अब नॉलेज ये शो करती है कि कैसे हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, आने वाले टाइम के अंदर हम क्या सीख सकते हैं और किस डायरेक्शन में हमारी कंट्री को लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल,
हमारी इकोनॉमी हो गया, हमारी सोसाइटी हो गया, या फिर डिप्लोमेसी के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो कहने का पॉइंट क्या, अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे प्रमोट करना है, कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस लेकर आने हैं, तो नॉलेज, एक काफी नॉलेज पब्लिक बनना एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तरह का नेशनहुड का भी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। साथ में ही अगर हम बात करें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट देखो प्रायोरिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे, जब हम स्वतंत्र हुए, जब इंडिपेंडेंस हुआ, उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट था। मतलब कि हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, ठीक है। हमारे पास जैसे पॉवर्टी थी उस टाइम पर, मतलब इलिटरेसी काफी ज्यादा थी। इस तरह के इश्यूज हमें उस टाइम पे देखने को मिले थे। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी कम थी। तो ये सारे इश्यूज के टाइम, उस टाइम पर हम एक नॉलेज पब्लिक तरफ नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बाकी उस टाइम पर बाकी और इश्यूज को टैकल करना था। पर आज के टाइम पर हमारे पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसकी डायरेक्शन में मूव करें। सर वो कैसे, उसके पीछे का रीजन है इंडिया की यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अगर आप इंडिया को नोटिस करोगे ना, तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा खासा यूथ है। यूथ कहने का मीनिंग कि जो आप नोटिस करो, जो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको हम बात करते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये जो हमारा पास यूथ है, अगर हमने इनके पास अच्छे स्किल्स दे दी, अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन दे दी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे ना यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो उसके हिसाब से नोटिस किया जाएगा कि 2060 के आसपास तक ना इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको क्या बोलते हैं हम, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम्स के अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा तेज रहेगी। इसके साथ ही आप नोटिस करो कि दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम पर बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। दुनिया में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ऊपर से जैसे जैसे थोड़ा हम ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इसकी तरफ बढ़े हुए हैं, साथ में ही क्या इश्यूज भी आए हैं हमारे साथ, डिप्रेशन जैसे केसेस हो गया, लोनलीनेस, ठीक है, अकेलेपन हो गया। एंड उसकी वजह से अभी मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज मेजरली इमर्ज हो रहे हैं। इसके साथ ही हम मूव कर रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ, ठीक है ना। ऑटोमेशन से क्या हो रहा है, मशीन आगे बढ़ गई हैं और ह्यूमन पीछे रह गए हैं। तो इस तरह की डेवलपमेंट के अंदर इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह वर्क कर सकता है, और जो ग्लोबली एफर्ट लिए जा रहे हैं इसके अंदर, वहां पर इंडिया भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब देखो इंडिया के पास पावर क्यों आती है, कहां से पावर आती है, एक तरह की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हो। तो इंडिया की ना सिविलाइजेशन हिस्ट्री ही थोड़ी इस तरह से रही हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, इंडिया में गुरुकुल सिस्टम चलता आया है, ठीक है ना, जहां गुरु और शिष्य की प्रथा थी। तो इसके साथ ही आप नोटिस करो तो गुरु को एक तरह से हम काफी अच्छे दर्जे पे माना जाता है। साथ ही साथ नेशन को आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप नालंदा यूनिवर्सिटी देख सकते हो। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस रही हैं, हमारे पास इतने अच्छे खासे अलग अलग सिविलाइजेशन हिस्ट्री हमारी इतनी इंपॉर्टेंट रही है, तो वहां पर उन सभी का रोल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और देखो आजकल के टाइम पर भी, या पहले भी इनफैक्ट, एजुकेशन को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स देखा गया है टू द सक्सेस। एजुकेशन को ना एक तरह से एजेंट ऑफ सोशल चेंज भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। आज भी आप नोटिस करोगे ना, तो पेरेंट्स भी एक अच्छा खासा पैसा स्पेंड करने के लिए रेडी हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि जानते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एजुकेशन इज वन थिंग विच विल ऑब्वियसली एक पर्सन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से इंडिया के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है नॉलेज रिपब्लिक की। थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट आई हमारे पास ही, वो इस बार इंटरव्यू दे रही है यहाँ पे यूपीएससी में ही। तो उनका इस बार 6th अटेम्प्ट था उनका। उन्होंने ना मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि सर पिछले 6-7 साल हो गए हैं, कि तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये साल वेस्ट कर दिए। द आंसर इज नो। देखो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और अगर आपने डेडिकेशन के साथ चीजें करी हैं, तो भले ही हो सकता है यूपीएससी ना हो, पर एक जो बात होती है ना प्रोफेशनल सक्सेस की, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक एजुकेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। और इंडिया अगर नॉलेज रिपब्लिक बनेगा, तो वो नॉलेज के मतलब बेसिकली वहां पर एजुकेशन का ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आने वाले टाइम के अंदर सर और क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने जो यूथ के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करें। जैसे एजुकेशन हो गया, नई नई रिसर्च एंड इनोवेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको प्रमोट करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी ना जय अनुसंधान की, ठीक है। जैसे हम बात करते थे जय 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 जवान जय किसान की बात हुई थी, फिर हमने इसमें ऐड क्या किया, जय विज्ञान ऐड किया जहां साइंस की बात हुई, और अब हमने इसके ऐड कर दिया है जय अनुसंधान, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ ही
एंटरप्रेन्योरशिप की एक तरह से वेव चल रही है इंडिया के अंदर, तो इसको अगर हम और प्रमोट करेंगे उसके तरह भी अच्छा हम एक तरह से हमारे नए नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करते हो कि शार्क टैंक जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, तो एक तरह से हमारे जो यूथ है वो भी इस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है कि अपने स्टार्टअप्स करें। तो जो पहले जॉब ढूंढते थे लोग, अब वो जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, जो जॉब सीकर को कन्वर्ट कर दिया जॉब क्रिएटर के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को थोड़ा और कॉम्पिटिटिव करेंगे, दिस विल हेल्प इन इंडिया मेकिंग अ बिकमिंग अ नॉलेज रिपब्लिक। इसके साथ ही हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, किस तरह से हमारे जो गवर्नेंस है उसको हम इंप्रूव कर पाए, पॉलिसीज उस डायरेक्शन में लेकर आ जा पाए, तो ये सारी हेल्प कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर कि इंडिया किस डायरेक्शन में जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। क्या हम जो बात करते हैं ना कि इंडिया ग्लोबल पावर एक बनेगा, उसके पीछे नॉलेज रिपब्लिक का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो क्या बात करता है इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन चैलेंज, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, जो हमारी जो प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी 75th इंडिपेंडेंस डे की जो बात करी उन्होंने कि हम लॉन्च किया करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ताकि इंडिया को एक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट हब बनाया जा पाए ग्रीन हाइड्रोजन का, कि इसको हम एक्सपोर्ट भी करें। तो देखो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको इतना हम क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर नोटिस करो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो यहां पर ना हमने 19,744 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए आउटले किया है। तो बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? देखो, इंडिया एक बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करता है, हमें बाहर से डिपेंडेंस है, ऊपर से हमारी फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। हम चाहते हैं एनवायरनमेंट को हम क्लीन देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी यहाँ पे रोल प्ले हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो डेफिनेटली अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, एंड साथ ही साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, एंड ऊपर से कुछ नई नई जॉब्स को भी क्रिएट करना है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ नई जॉब्स भी आएंगी। अगर ये सारे हमें डिविडेंड्स चाहिए, उसके लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा माना गया है कि नियरली $12.5 बिलियन हम सेव करेंगे जो हम फ्यूल इंपोर्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं। उसके साथ ही 50 मिलियन मेट्रिक टन के जो एनुअल एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो कम होंगे, एंड साथ ही साथ 6 लाख ग्रीन जॉब्स भी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो रहा है, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो सब जगह से इसका फायदा ही है। पर कुछ चैलेंजेस भी यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और यूज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है इलेक्ट्रोलाइजर चैलेंज। सर, इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? देखो, एक तरह से ना, अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो हाइड्रोजन मान लो बनानी है, तो एक तरह का हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होता है, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइजर। यहां पर क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो हमारा पानी है उससे हम क्या सेपरेट करते हैं, H2O से हम सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, मतलब जो वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को यूज करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें आईईए के हिसाब से, तो ग्लोबली इतनी कैपेसिटी है कि 8 गीगावाट पर ईयर के ही हम इलेक्ट्रोलाइजर बना सकते हैं एक साल के अंदर। हम मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब इंडिया का जो 2030 का टारगेट है, जो हमने 2030 तक टारगेट सेट किया है ना, वो क्या है? अब ये देख सकते हो कि 125 गीगावाट जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का। तो अगर हम इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी कि जो ग्लोबली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दैट इज 8 गीगावाट, इसको हम नियरली 12 टाइम्स इंक्रीज करें। समझ रहे हो? इंडिया की कैपेसिटी को नहीं इंक्रीज करना, ग्लोबल जो कैपेसिटी है उसको 12 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। इंडिया ने देखो डेफिनेटली अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, पर अभी जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं वो बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे फॉर एग्जांपल निकल, प्लेटिनम, ये सभी चीजें। देखो, दरअसल में ना कुछ रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। अब नाम से ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही रेयर होते होंगे, पर ये रेयर नहीं होते। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में टुगेदर अकर करते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, और इनको एक दूसरे से सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे ना कि जो लेंथेनाइट सीरीज के जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी की केमिकली सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम हो गया, यूट्रियम हो गया, लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, ये सभी, इनको क्या बोल देते हैं हम? रेयर अर्थ मेटल्स। अभी इसका एक्सेस इंडिया के लिए उतना है नहीं, ठीक है ना। ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चिले, पेरू, इन सभी कंट्रीज के अंदर ज्यादा है। तो इंडिया के पास क्या है? लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इन पर्टिकुलर मिनरल्स के रिगार्डिंग, और इसका इशू फिर यहीं पर देखने को मिल जाता है कि इंडिया उसमें फिर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, एक एनर्जी सोर्स का भी चैलेंज है। सर, वो कैसे?
देखो, अगर आपको 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है ना, उसके लिए नियरली 39 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इतने सभी चीजों के लिए कैसे आएगी, तो वो भी एक कंसर्न है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, तो वो भी एक मेजर चैलेंज यहाँ पर हमारे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो कि अगर हमें 2030 के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है, तो 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें चाहिए होगी, ठीक है ना। इतनी कैपेसिटी हमें चाहिए होगी। तो इंडिया ने कितनी अभी तक, जो 175 गीगावाट का हमारा टारगेट था यूजिंग सोलर, विंड, बायो पावर एंड स्मॉल हाइड्रो, उनमें से सिर्फ 190 गीगावाट ही हम अचीव कर पाएंगे। तो एनर्जी सोर्स का चैलेंज भी एक मेजर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन, कैसे उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे। एक तो हो गया कि इसको जनरेट करने में इशू है, तो जनरेट हो गया, फिर उसको ट्रांसमिट कैसे करना है, तो ट्रांसमिशन में भी इश्यूज हैं। तो वो भी एक मेजर चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही एंड यूज चैलेंज, कहने का क्या मतलब है, देखो हाइड्रोजन को ना आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, आपको अगर फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया प्रोड्यूस करना है वहां यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ हाइड्रो क्रैकिंग। अब सर ये क्या चीज है हाइड्रो क्रैकिंग, देखो हाइड्रो क्रैकिंग के अंदर क्या होता है ना, जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम के जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको एक तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है अंडर हाई प्रेशर, और साथ साथ कैटलिस्ट की तरह भी एक तरह से यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हाइड्रो क्रैकिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है, फ्यूल्स की डीसल्फराइजेशन के लिए भी। उसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में हीट सोर्स की तरह इसको यूज किया जा सकता है। अब इतनी सभी जगह पे इसको यूज तो किया जा सकता है, पर किस तरह से एक जगह से जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको दूसरी जगह में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये क्वेश्चन मार्क है। कहने का पॉइंट क्या है, यूज भले ही अलग अलग जगह में किया जा सकता है, पर इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि आप यहां पर यूज कर रहे हो वर्सेस वहां पर यूज कर रहे हो, तो बीच में कुछ कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो कनेक्टिविटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। इसके साथ ही आप नोटिस करो, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल फ्यूल है, वोलेटाइल एलिमेंट है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी इसके रिगार्डिंग अभी एस्टेब्लिश करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा पानी का भी एक समस्या है, वो कैसे सर, देखो अगर आपको इसको प्रोड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन, तो अप्रोक्सीमेटली 50 बिलियन लीटर ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी। अब इंडिया में तो सर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पहले से पानी की इश्यूज हैं। आप अगर नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो उसमें कई बार लिखा हुआ है कि इंडिया की बहुत सारी सिटीज में पानी का कंसर्न है। अब ऊपर से हम यहाँ पर अगर मूव कर जाएंगे तो ये तो और समस्या को और बढ़ाएगा, ठीक है। तो काम करना क्या है, काम यही करना है कि हमें तो देखो एक जो हमारे इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है, अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करना है, ठीक है। दूसरी कंट्रीज के साथ अपने पार्टनरशिप को इंप्रूव करना है, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स, अभी रेयर अर्थ मेटल्स की बात करी ना, इनको हम वहां से ले पाएं। टेक्निकल वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि इनको हम कैसे यूज कर पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, ताकि जो इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके साथ एक तरह की कोलैबोरेशंस हो, एंड नेशनल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी साथ में काम करें। अकॉर्डिंगली उस तरह के हम ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर एक अच्छा काम करेगा। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रीबूट, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है बट ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर ना अभी क्या बात हुई है, रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल्स थे, ठीक है, जो या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो आईजीपीस होते हैं, डीजीज होते हैं, तो उनकी एक मीटिंग हुई। तो यहाँ पर मीटिंग ना पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ी अलग हुई है। सर वो कैसे, देखो एक तो होता है कि मान लो, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एक चीज आप मान के चलो कि एक मुद्दे के ऊपर हमने डिस्कशन किया और इसमें इन डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हम 10 मुद्दे के ऊपर चर्चा करें पर कोई भी चीज डिटेल में डिस्कस ना हो। कोई लोग बोलेंगे कि सर ये दूसरा वाला तरीका ठीक है कि हमने 10 मुद्दों पर चर्चा कर ली, पर ये भी तो रियलाइज करो यहाँ पर हुई क्या, 10 मुद्दों पर चर्चा भले ही हुई पर किसी का भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला। यहाँ पर हमने क्या किया, मुद्दा एक ही उठाया पर उसको अच्छे से उसका कुछ ना कुछ हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो अभी का जो ये कॉन्फ्रेंस हुई ना, वो सेकंड फॉर्म में हुई है, ऐसा राइटर का मानना है कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन कर लिया पर डिटेल में किसी में भी नहीं गए, ठीक है। बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उन चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे, यही यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो करंट है वो काफी पुराने वाले से काफी डिफरेंट है। पहले आप जानते हो, ठीक है, जो हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, सीआईडीज हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, उस तरह की होती थी। अब ये डीजीपी और आईजीपी की हमें देखने को मिल जाती है।
तो जो पहले की बात है बेसिकली, अगर हम बात करें हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस और सीआईडीज की, तो यहाँ पर हमें इंटेलिजेंस हो गया, क्राइम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अब आज के टाइम पर कुछ नई चीजें भी इंक्लूड हो गई हैं, पॉलिसी मैटर्स हो गया है, पर्सनल लोगों के रिगार्डिंग जो मैटर्स होंगे, जो पुलिस पर्सनल होंगे उनके रिगार्डिंग भी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट्स धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, कहाँ पर चर्चा करनी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और इसी वजह से दिक्कत क्या आई है, इन डेप्थ डिस्कशन किसी के ऊपर भी नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, साइबर क्राइम आज के टाइम पर मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फ्यूचर के अंदर जो पुलिसिंग का क्या रोल रहेगा, वहां साइबर क्राइम का भी कंसर्न होगा। ऊपर से आप जानते हो ना ये सब, जैसे एक होता है हमारे पास सरफेस वेब होता है, एक डीप वेब होता है, इसी के साथ ही डीप वेब का एक पार्ट होता है डार्क वेब, जहां पे इलीगल एक्टिविटीज करी जाती हैं। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल रैंसम अटैक्स किसी पे किए जा सकते हैं, या फिर इस तरह से जो इलीगल चीजें करी जाती हैं यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर। क्रिप्टो जैसी नई नई चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ड्रोन्स का थ्रेट। ये सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए डिस्कशन। डिस्कशन जो हो डिटेल में कि कैसे हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे चीजों को ठीक करना है। ऊपर से जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर इश्यूज, ये सारे नए नए मुद्दे डेफिनेटली आते जा रहे हैं। पर हो क्या रहा है, प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं तो पूरा डिस्कस नहीं हो पाता उन चीजों को। फिर उससे क्या होता है, क्वालिटी के ऊपर कंसर्न आ जाता है कि जो डिबेट हुई उस पर क्वालिटी थी या नहीं थी। ये एक मेजर क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे 21वीं सदी जो ना पुरानी सदी से काफी डिफरेंट है, नए चैलेंजेस हैं, कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। डेटा के ऊपर वॉर छिड़ी हुई है, तो ये सभी मुद्दों के ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है, जो कि काफी डिटेल लेवल पर होनी चाहिए। ऊपर से आप नोटिस करो, जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है वो एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। कि बेसिकली फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, आजकल आप देखते हो क्राउड के रिगार्डिंग कई बार कंसर्न आ जाते हैं, जैसे कई बार मॉब किलिंग्स, ठीक है ना, मॉब लिंचिंग हमने देखा है। ठीक है, कई बार जो भीड़ होती है वो किसी को मार देती है, या फिर भीड़ में कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो भीड़ को कैसे मैनेज करना है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट तरीका है। टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज कर सकते हो ताकि इस तरह के मुद्दे ना हो। कई जगह पे हमें राइटिंग की खबरें सुनने को मिलती हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर धर्म के नाम पर कई बार ना सोसाइटीज में लड़ाई देखने को मिल जाती है। तो ये सभी चीजों की तरफ भी तो हमारा टेंशन जाना चाहिए। आज की जितनी ज्यादातर फोर्सेज है ना, उनका फोकस टेररिज्म के ऊपर है। देखो, टेररिज्म इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसको टैकल भी करना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेररिज्म की वजह से हमने जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो रोजमर्रा के हमारे जो मॉब के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज होते हैं, हम उनको टैकल ना कर पाए। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जरूरत है और प्रॉपर डिस्कशंस की ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर ना पुलिस को भी एक अच्छा रोल प्ले करना है। कैसे, देखो, एक तो हो सकता है कि आपने बंदूक के दम के ऊपर कुछ चीजें कर दी एंड उसको चीजें रोक ली, पर इसका ना लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस कई बार खराब हो सकते हैं। पुलिस को लोगों के साथ ना एक अच्छी फ्रेंडली पुलिस की तरह, मतलब एक ऑब्वियसली देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग डरते रहें पुलिस से, वो एक चीज गलत हो जाएगी। तो इस वजह से पुलिस के अंदर भी ना कुछ नए स्किल्स की जरूरत है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ना स्मार्ट पुलिसिंग की, जहां पर क्या है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, वहां पर सेंसिटिव हो, ठीक है, मोबाइल हो, अलर्ट हो, रिस्पॉन्सिव हो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली होंगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो पाएगा, आने वाले टाइम्स के अंदर हमारी जो पुलिसिंग है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ पाएंगे एंड उसका फायदा सभी हमारे जो लोगों हैं उनको हो पाएगा। इसके साथ ही आप नोटिस करो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो आज के टाइम पर बहुत सारे सोल्यूशंस ये दे सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको इंप्रूव करने के लिए, दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप नोटिस करो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एजेंसीज हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर है, स्टेट पुलिसिंग है। कई बार क्या होता है, आपस में ना इनके बीच में दुविधा आ जाती है, ठीक है, कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, पर उसका आउटपुट हमें नहीं देखने को मिलता। इसके लिए जरूरत क्या है कि अच्छे लोगों को हम चयन करें, ठीक है, जो लोग हैं उनको ध्यान से चयन करें, इस तरह के लोगों के अंदर स्किल्स लेकर आए जा पाए जो कि मॉडर्न टाइम रिक्वायर करता है। अटेंशन सभी इन चीजों के ऊपर हमारी डेफिनेटली होनी चाहिए। अब होता क्या, इसके ऊपर डिबेट होती है, पर डिबेट जनरली कैसी होती है कि जो अंदर सिस्टम के लोग हैं, वो सिस्टम के अंदर वाले लोग इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे। बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आ गया या फिर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पर जब तक अंदर के लोग इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। ऊपर से सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सभी चीजों की वजह से क्या हो गया है, जो क्राइम करने वाले हैं उनको क्राइम करना थोड़ा आसान हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली नहीं बन जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो गया, तो इस तरह की चीजें, जैसे मान लो किसी ने कुछ फेसबुक के ऊपर डाल दिया,
ठीक है ना, उसकी वजह से लोगों के मन में एक तरह की गलत भावना निकल आई, इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। अब इनको ठीक करना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो एक गैप जो एग्जिस्ट करता है ना, हम उसको डेफिनेटली ब्रिज आने वाले टाइम्स के ऊपर कर सकते हैं। इसी वजह से राइटर ने क्या बात बोली है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कई बार आपने सुना होगा ना, लेस इज मोर। हम भले ही कम चीजों के ऊपर बात करें, पर वो बात इन डिटेल होनी चाहिए, उनके ऊपर अच्छे से हमने देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मिसिंग हैं, क्या क्या चीजें हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ना जो राइटर के द्वारा बात करी गई है, वो दो लेवल पर बात है। कौन से दो लेवल? एक है हायर कॉन्फ्रेंस। हायर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हमारे पास होते हैं ऊपर डीजीपी आईजीपी, ताकि वो डिस्कस कर पाए कि अलग अलग पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड दूसरा हो जाएगा, हमारे पास एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, किसकी? आईजीज की या फिर सीआईडीज की, ताकि जो फाइनल पॉइंट्स है कि अच्छा अब पॉलिसी ऊपर बन चुकी है, इनको आखिर इंप्लीमेंट कैसे करना है, नए स्किल्स को कैसे एक्वायर करना है, करंट प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सब इस तरह से अगर कॉन्फ्रेंस होगी ना, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल है या फिर लेस इज मोर का प्रिंसिपल है, वो भी इंश्योर हो, पॉलिसी डिसीजंस बने, उनको अच्छे से हम देखें भी, एंड फाइनली उसको नीचे वाले लेवल्स के ऊपर अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया जा पाए। तो आई होप ये सभी चीजें होंगी, तो डेफिनेटली पुलिस के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, उनको आने वाले टाइम के अंदर हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।